शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से, जो अपने खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। फरवरी 2022 से जारी दुनिया के इस महायुद्ध से आ रही हाहाकारी तस्वीरें बता रही हैं कि ये जंग दिन ब दिन और भयावह होती जा रही है, क्योंकि यूक्रेन अब रूस पर जमकर पलटवार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन अब रूस के तेल रिफाइनरी को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर सीधा हमला कर रहा है, क्योंकि अब ट्रंप ने भी रूस को साफ अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, क्योंकि ट्रंप के सब्र का बांध भी अब टूटने वाला है। रूस यूक्रेन का युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर यह है कि कई मोर्चे पर यूक्रेन रूस पर भारी पड़ता दिख रहा है। यूक्रेन ने रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट सिटी पर हमला बोला। यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन अटैक में तेल पाइपलाइन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नोवरोसिस्क पोर्ट सिटी से तेल की सप्लाई सीधे कजाकिस्तान को करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अब खुलकर पुतिन और रूस को चेतावनी दे रहे हैं। अपने ताजा बयान में जेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप ने हमें रूस के खिलाफ जवाबी हमले करने की इजाजत दी है। अगर रूस यूक्रेन की ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करता है, ये जवाबी हमले न केवल दुश्मन की ऊर्जा सुविधाओं पर, बल्कि ड्रोन निर्माण संयंत्रों और मिसाइल तैनाती वाली जगहों पर भी लागू होता है। अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर नाटो देशों के हवाई क्षेत्र का रूस उल्लंघन करता है तो उनके फाइटर जेट की खैर नहीं। हालांकि रूस भी यूक्रेन को लगातार अपने हमलों से जख्मी करता जा रहा है। पिछले 2 से 3 दिन में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन साइट्स और सैन्य डिपो पर धावा बोला है। रूस का दावा है कि उसके हमलों में यूक्रेन के 250 जवानों की मौत हुई है और अमेरिका से मिले हथियारों की भारी तबाही हुई है। रूस ने कहा है कि उसने क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले का बदला लिया है। उधर रूस ने ट्रंप के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस से हारे अपने इलाके वापस मिलने चाहिए, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने धमकी दी है। ट्रंप का सब्र अस्थायी नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार 3 नाटो देशों के हवाई क्षेत्र में रूसी विमानों और ड्रोन के घुसपैठ की खबरों को लेकर ट्रंप और पुतिन में तनाव बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर संकेत बड़ा साफ है कि आने वाले दिनों में तबाही और बर्बादी का बड़ा मंजर सामने आने वाला है। आज तक ब्यूरो तारीख है जिसमें पिछले 5 दिनों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, क्रीमिया पर 22 सितंबर को क्रीमिया पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 22 सितंबर को ही रूस के कब्जे वाले लुहांस्क पर ड्रोन अटैक किए गए, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। फिर 22 सितंबर को ही रूस के बेलगोरोड में भी एक शख्स की जान गंवाई। और दरअसल ये मल्टीपल अटैक्स किए जा रहे हैं। हर एक तारीख को हम देखते हैं कि यूक्रेन की तरफ से बड़े अटैक्स रूस की जमीन पर किए जा रहे हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क में भी इलाकों में भी रूस की गोलीबारी हुई, इसमें भी एक शख्स की जान चली गई। ये 22 सितंबर के आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा। अब 23 सितंबर के आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। 23 सितंबर में क्या हुआ? यूक्रेन के ट्रेनिंग ग्राउंड पर रूसी हमला हुआ। कई लोगों की इसमें मौत की खबरें सामने आई। 23 सितंबर को रूस के तेल ठिकानों और ड्रोन फैक्ट्री पर यूक्रेन का बड़ा हमला देखा गया। पूर्वी यूक्रेन के गांव में भी रूस की गोलीबारी देखी गई। अब 24 सितंबर की अगर बात करें, 24 सितंबर को रूस के सलावात पेट्रोल और केमिकल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन लगातार रूस के इन्हीं ठिकानों पर अटैक कर रहा है जहां पर ऑयल रिफाइनरी है। रूस के ब्रयांस्क, समारा और कब्जे वाले क्रीमिया पर भी अटैक किए गए। यानी स्ट्रेटेजिक असर्ट्स के साथ साथ उनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा। फिर 24 सितंबर को यूक्रेन के डोनेट्स्क में और फिर यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। ये इलाका था यूक्रेन का, लेकिन अब ये रूस के कब्जे में है। रूस के नोवरोसिस्क शहर पर भी ड्रोन हमले में किए गए। इसके बाद 25 सितंबर की बात कर रहे हैं, ड्रोन अटैक में रूस और कजाकिस्तान तेल प्रोजेक्ट के स्टाफ इसमें घायल हो गए। 25 सितंबर यानी, और इसके बाद 24 घंटे में यूक्रेन के 1495 सैनिकों की मौत हो गई। ये रूस का दावा है। इसके बाद 26 सितंबर की अगर आप बात करें, रूस के नोवरोसिस्क और तुआप्से इस बंदरगाह पर यूक्रेनी हमला किया गया। ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। यूक्रेन के माइक्रोलेव क्षेत्र में भी दिखे हैं 22 रूसी ड्रोन। यानी रूस भी कैसे बड़े अटैक्स कर रहा है। रूस के कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी अटैक किए गए और यूक्रेन के चेनिहिव पर भी रूसी हमले के बिजली गुल कर दी गई। ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। पोलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क,
स्वीडन, रोमानिया और नॉर्वे का दावा है कि उसके हवाई क्षेत्रों में कई ड्रोन देखे गए हैं। स्वीडन ने कहा है कि उसके कार्लस्क्रोना में प्रायद्वीप के ऊपर भी ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। कार्लस्क्रोना प्रायद्वीप पर ही स्वीडन का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। माना जा रहा है कि इससे रूस और नाटो देशों में तनाव बढ़ सकता है और ये माना जा रहा है नाटो देशों की तरफ से कि ये सारे ड्रोन रूस के हैं और लगातार इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में एक जंग की एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई भी देश अतिक्रमण करता है या उसके इसी तरीके से ड्रोन आते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए वो देश स्वतंत्र है। नाटो की ओर से यह बयान दिया गया है कि उसने महासचिव मार्क रूट ने कहा है कि सदस्य देशों के फाइटर पायलट को खुली छूट है कि वो किसी भी अतिक्रमण करने वाले जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इसे रूस के खिलाफ खुली चुनौती मानी जा रही है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इन बड़ी खबरों पर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ के सिन्हा सर जुड़े हैं और अचल मल्होत्रा सर भी जुड़े हैं। के सिन्हा सर, अब तक हम देख रहे थे कि रूस की तरफ से इतनी ज्यादा पेट्रोलिंग या इतनी ज्यादा सर्विलेंस नाटो देशों में नहीं की जा रही थी, लेकिन अब जो सर्विलेंस देखी जा रही है, जो लगातार पेट्रोलिंग देखी जा रही है, ये एक नया संकेत दे रही है कि रूस अब ये मान चुका है कि बातचीत से कुछ नहीं होने वाला, उसको नाटो के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जय हिंद। एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं आप। जो आपका आकलन है, देखिए अभी जो फेजेस ऑफ ऑपरेशंस में जब आप ग्राउंड पे विच डिसाइड्स एवरीथिंग ऑन ग्राउंड, और उसके अंदर में उनकी एक बढ़त है। ऑफकोर्स नैरेटिव तो दूसरा ही चलाते हैं। आपने नाटो देशों के बात किया, आप देखिए एक लाइन से यदि आप लेते हैं तो केवल ये नहीं कि पोलैंड में है, जितने भी बाल्टिक देश हैं, नॉर्डिक देश भी हैं, जिसमें आपका फिनलैंड से लेकर के स्वीडन से लेकर के नीचे तक जाता है, वहां तक उन्होंने अपने किसी न किसी तरीके से प्रोबिंग, इसको हम कहते हैं प्रोबिंग फेज, तो प्रोबिंग किया है टू जस्ट टेस्ट द वाटर कि क्या रिएक्शन होगा। अभी तक तो उन्होंने केवल आर्टिकल 4 को इवोक किया है कि ठीक है हम मीटिंग बुलाएंगे और लेंगे, मगर उसके आगे नहीं बढ़े हैं। एक बयान ऑफकोर्स ये आया है और जिस दिन बयान दिया उसी दिन रूस ने फिर से ये हिमाकत की कि अलास्का में चले गए। उस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमने परमिशन दे दिया है उनकी नाटो को कि आप ले सकते हैं, कुछ भी दिखाई देता है उनके प्लेन, खास करके जो आपने देखा था एस्टोनिया में हुआ था। एस्टोनिया में 12 मिनट का एक था इंट्रूशन था बाई उनके फाइटर थे, तीन जहाज गए थे, जैसा उनका कहना है। रूस तो उसको नकारता है। तो ये तो है प्रॉबिंग अटैक्स, इंक्लूडिंग पोलैंड से नीचे में भी आप जाके देखेंगे तो उन्होंने रोमानिया में भी किया है, अभी मोल्डोवा में भी कर रहे हैं। मोल्डोवा में कल इलेक्शंस हैं, शायद कल उसके रिजल्ट आए, उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती। ट्रांसनेशिया से लेकर के मेरा ऐसा मानना है, जो कि यूक्रेन का जो डीपर इलाका है, जो वेस्टर्न साइड है, वहां भी कुछ रशिया जरूर करेगा, क्योंकि उसको रोकना पड़ेगा। यदि इनको बाद में देखना है, जिस तरह से वो कह रहे हैं टॉम हॉक मिसाइल आएगा, टॉम हॉक मिसाइल तो 3000 किलोमीटर का उसका रेंज है, उन्होंने परमिट कर दिया है कि आप डीप हिट करें। आपने सही बताया, उनके 30 से 40% ऐसा नैरेटिव है कि उनके जो ऑयल रिफाइनरीज थे उनके ऊपर में यूक्रेन ने वॉर करके उनकी क्षति पहुंचाई। मगर वहां से क्या 3% ऑयल का ये उनका उत्पादन हमारे साथ वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मगर है कि कुछ ना कुछ अफेक्ट हुआ है। बिल्कुल हमारे साथ अचल मल्होत्रा सर भी। अचल सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका भी ये चाहता है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि देखिए पुतिन तो बात मान नहीं रहे, तो फिर क्यों ना नाटो देशों के कंधों पर बंदूक रखकर ही इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, सीधे ना इन्वॉल्व किया जाए, अपने हथियारों की खेप भी आप आगे भेज सकेंगे और लगातार नाटो का इन्वॉल्वमेंट भी रूस को प्रेशराइज करने में बहुत मददगार साबित होगा। जी सुमित, ये कोई नया पैंतरा नहीं है। आई मीन जहां तक अमेरिकन स्ट्रेटेजी है, मेरे हिसाब से जो बाइडेन की भी यही थी। वो डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हुए बिना यूक्रेन के दम पे जो है रशिया के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। और एक कहावत भी बड़ी मशहूर हुई थी कि दिस वॉर विल कंटिन्यू टू बी फॉट टिल द लास्ट यूक्रेनियन। आपको याद होगा इसके बारे में। बिल्कुल तो शुरू से ही यूक्रेन के कंधे पे या अब वेस्टर्न वर्ल्ड के कंधे पे या नाटो के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इसमें कोई नयापन तो नहीं है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की दुविधा, डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट तो नहीं कहूँगा, झुंझलाहट को दर्शाता है, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने सेकंड टर्म में उन्होंने एंटर किया था, ये कहते हुए कि इस लड़ाई को रुकवा देंगे। और ये जो उनका अल्टीमेट एम है ग्लोबल ये नोबेल पीस प्राइज का,
उसमें भी फिट होता है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ करते हैं तो वो उनकी उस जो तमन्ना है उनकी, उसको जियोपैराडाइज करेगा। बिल्कुल। बट हकीकत ये है कि चूंकि ऊंची ना की मानता ही नहीं और वो कहीं बात जाके रुक नहीं रही है, वो सिंपल रीजन ये है सुमित, इश्यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसमें टेरिटोरियल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, इसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, इसमें नाटो मेंबरशिप का सवाल इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे जब तक ये युद्ध किसी निर्णायक दौर में पहुंच के निर्णायक तरीके से खत्म नहीं होगा तो ये खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। और सर मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को श्योरिटी चाहिए कि देखिए फ्यूचर में कुछ भी ऐसा गड़बड़ या आपस में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन हर शख्स या हर कंट्री दूसरी कंट्री पर विश्वास नहीं करती, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूक्रेन हो या बाकी के नाटो देश। और एक बड़ी खबर आ रही है लगातार नाटो से जुड़ी हुई कि लगातार डेनमार्क में भी कई ड्रोन्स देखे गए। लगातार दूसरी बार नाटो देश डेनमार्क के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि कई अज्ञात ड्रोनों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचाया। खासतौर पर इसको लेकर वॉयलेशन के तौर पर कहा जा रहा है कि कई ड्रोनों ने एक बार फिर से डेनमार्क के एयर स्पेस का वॉयलेशन किया है। इसी वजह से डेनमार्क के आलबोर्ग का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। डेनमार्क की सेना का दावा है कि पिछली घटना में भी देश के समुद्री सीमा का उल्लंघन रूस की नेवी ने किया था, और अब एक बार फिर से माना जा रहा है कि इन घटनाओं में रूस और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ सकता है। हालांकि रूस ने इस तमाम खबरों का खंडन किया है। दूसरी बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी लगातार डेनमार्क ने कहा था कि उनकी रूस की नेवी ने लगातार उनके नेवल स्पेस का वॉयलेशन किया है, उनकी बाउंड्रीज का, और उसके बाद अब एयर स्पेस का भी वॉयलेशन किया गया है। हालांकि इसको लेकर रूस ने इन खबरों को लेकर साफ तौर पर इनका खंडन किया है। और एक और डेनमार्क और रूस के तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि दूसरी ओर नाटो और देश पोलैंड ने भी बेलारूस में रहने वाले अपने सभी नागरिकों को जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए कहा है। यह निर्देश दिया है, पोलैंड की एम्बेसी ने निर्देश दिया है कि बेलारूस के कभी भी हालात खराब हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में सभी पोलिश नागरिकों को वहां से सही सलामत वापस लौटने का आदेश दिया गया है। हम आपको बता दें कि बेलारूस रूस का बेहद करीबी देश है और वो खुलकर रूस का समर्थन करता है, और यहां तक कि रूस ने अपने कई स्ट्रैटेजिक असर्ट, कई मिसाइलें, यहां तक कि कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स की भी खबरें सामने आई थी कि वो बेलारूस में रूस ने तैनात कर रखी हैं। और इसी बीच बेलारूस एक ऐसी सरजमीन हो सकती है जहां से लगातार पोलैंड के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। इसी के चलते लगातार पोलैंड ने अपने नागरिकों को बेलारूस से निकलने का निर्देश दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मांग की है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल मुहैया कराए। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस से युद्ध के लिए उसे अमेरिका के टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की जरूरत है, और इसी वजह से लगातार अब वो अमेरिका से मांग कर रहे हैं कि उनको ये मिसाइलें मुहैया कराई जाए।